अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 4 के अंदर मुख्तसर सवालात हल करने जा रहे हैं। ये मुख्तसर सवालात सवाल नंबर 9 से सवाल नंबर 13 तक हैं। इन मुख्तसर सवालात के जवाबात देखने के लिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये मुख्तसर सवालात का आखिरी हिस्सा है। इसके अंदर हमने आखिरी 4 मुख्तसर सवालात को मुकम्मल करना है। हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी में क्या ताल्लुक है। मैं अगर आपको बहुत सादा अल्फाज में बताऊं ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी। मैं इसे लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। जितना ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का फर्क होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल पोलर होगा। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात को लिखें ना, आपने देखा होगा एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़ जाती है, ऐसी ताल्लुक को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि ईएन किसको जाहिर कर रही है, सिंबल किसका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और पोलैरिटी को अगर मैं पोलैरिटी ही लिख लूं, पोलैरिटी, तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क बढ़ा दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क, मैं यहाँ फर्क लिखता हूं ताकि आप सिर्फ ये ना समझें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की, नहीं, 2 एटम में फर्क इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो बढ़ा दें तो उससे पोलैरिटी भी बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क बढ़ाने से पोलैरिटी भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर ये फर्क बढ़ाने से पोलैरिटी बढ़ जाती है तो इसमें कम करने से क्या होगा, पोलैरिटी कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क नहीं होगा तो पोलैरिटी भी नहीं होगी। तो यहां मैं लिखता हूं ये भी, अगर नेगेटिविटी का फर्क 0 हो तो पोलैरिटी भी नहीं होगी। वजह, असल में इसी फर्क की वजह से बॉन्ड पेयर की तकसीम गैर मुसावी होती है, यानी कि बराबर नहीं होती, और होती है, और पोलैरिटी जन्म लेती है। तो पोलैरिटी तो पैदा ही तब होती है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क हो। तो हमने ये बात याद रखनी है कि पोलैरिटी उस वक्त होगी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना फर्क होगा एटमों के दरमियान, उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ लिखना चाहूं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता ही नहीं, दोनों की एक जैसी होती है, लिहाजा पोलैरिटी इनमें ना होने के बराबर है, बल्कि है ही नहीं पोलैरिटी इसमें, ये पोलर तो नहीं है मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैं दोबारा HCl की मिसाल लूं, हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है जिसकी वजह से उनमें पोलैरिटी आ जाती है, यानी कि एक हिस्सा पार्शियल पॉजिटिव, एक हिस्सा पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। अब हमारा बड़ा अहम सवाल है कि बर्फ पानी पे क्यों तैरती है। देखें, जो चीज कसीफ होगी, कसीफ कहते हैं जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, जिसकी डेंसिटी
डेंसिटी, डेंसिटी असल में ना इंग्लिश जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब ये होता है भारीपन। आप एक किस्म का भारीपन ले सकते हैं, वैसे इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम के तरीके से इसका रिजल्ट निकाला जाता है, नतीजा निकाला जाता है। खैर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो वो चीज कसीफ कहलाती है। वो पूछना चाह रहे हैं कि पानी बर्फ से कसीफ है, डेंस है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसकी वजह क्या है? असल में जब बर्फ पानी बनती है ना, जब पानी बर्फ में तब्दील होता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स एक तरतीब में जुड़ते हुए ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओपन स्ट्रक्चर, अब मैं जरा इसको समझाता हूं। ओपन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? देखें, पानी के मॉलिक्यूल हैं मिसाल के तौर पे ये, अब ये इस टाइम माया हालत में है, लिहाजा आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे से कशिश भी कर रहे हैं और एक दूसरे के किसी हद तक करीब भी हैं। लेकिन जब ये बर्फ में तब्दील होते हैं ना, तो ये खास तरतीब में जुड़ते हैं। उस खास तरतीब में जुड़ने की वजह से इनके दरमियान खाली जगह आ जाती है। इस स्ट्रक्चर को जिसमें ये माया से ठोस की हालत में या पानी से बर्फ की हालत में गए हैं, इसमें खाली जगह आ जाने की वजह से बर्फ की डेंसिटी कम हो जाती है। लिहाजा खाली जगहें स्ट्रक्चर में, ओपन स्ट्रक्चर का मतलब ही यही होता है, खाली जगह आ जाए उसमें। स्ट्रक्चर में आ जाने की वजह से बर्फ की डेंसिटी कम हो जाती है, अच्छा, अगर वो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो कितनी हो जाती है, ये भी तो सवाल है। इसी वजह से तो ऊपर तैरती है। देखें, पानी की डेंसिटी होती है 1.00 ग्राम पर cm क्यूब, जबकि बर्फ की, ये पानी की है, ये बर्फ की डेंसिटी है कितनी, 0.917 ग्राम पर cm क्यूब होती है। ये डेंसिटी पानी के निस्बत कम है, लिहाजा बर्फ पानी के ऊपर तैरेगी, क्योंकि कसीफ चीजें नीचे होती हैं, लतीफ चीजें ऊपर। पानी की डेंसिटी ज्यादा है, वो कसीफ है, वो नीचे होगा। बर्फ की डेंसिटी कम है, लिहाजा वो लतीफ है, हल्का है, उसकी डेंसिटी कम है, वो ऊपर तैरेगी, नीचे नहीं जाएगी, वो ऊपर तैरेगी। तो बर्फ पानी पे इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ की डेंसिटी कम होती है पानी से। तो मैं ये भी लिख देता हूं, बर्फ पानी पे इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ की क्यों कम होती है वो मैंने आपको समझा दिया। बर्फ की डेंसिटी कम होती है पानी से, इस वजह से वो उसके ऊपर तैरती है, ये वजह है। अब हम चलते हैं अगले मुख्तसर सवाल की तरफ। देखिए, आयनिक कंपाउंड की हमारे सामने कुछ खसूसियत तो है। सबसे पहली आयनिक कंपाउंड की खसूसियत यह है कि वह ठोस और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है या क्रिस्टलाइन शक्ल में होता है। क्रिस्टलाइन शक्ल का मतलब यह है कि वो एक खास शक्ल सूरत में पाया जाता है, शक्ल में होता है। क्रिस्टलाइन ना इंग्लिश का वर्ड है, लफ्ज है, जिसका मतलब होता है खास ज्योमेट्री या शक्ल का होना। ठोस इसलिए होते हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड के जो आयन्स होते हैं ना, वो आपस में बहुत ताकत से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर नहीं जाने देते। तो ऐसी मादे की हालत जिसमें एटम या आयन्स आपस में करीब करीब जुड़े हों, वो ठोस होती है। इसी वजह से ये ठोस होते हैं क्योंकि इनमें कशिश बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, इनका मेल्टिंग
पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। उसकी भी वजह वही है कि इनमें जो बॉन्ड होता है ना वो आयनिक होता है, उसको तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। यही वजह है कि जो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री है, बहुत बड़ी मिकदारें हैं। अच्छा, तीसरा, इनकी ठोस हालत में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होती। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? आयंस ही नहीं जब अपनी जगह से हिल सकते तो करंट कैसे गुजरेगा? फिर किस हालत में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है? ये सॉल्यूशन या पिघली हुई, ठीक है, पिघली हुई हालत में करंट गुजरने देते हैं। अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स की इनके अलावा भी खसूसियात हैं। मसलन अगर आयनिक कंपाउंड्स को दबाव में लाया जाए तो वो टूट जाते हैं। वो मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होते कि तार में या शीट में वो तब्दील हो जाएं, वो टूट जाते हैं क्योंकि उनमें दबाव में आने की वजह से क्रैक आ जाता है और वो टूटना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो काफी दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं। इनकी ना शक्ल होती है खास क्रिस्टलाइन, उसकी वजह यह है कि आयंस उसमें खास रेशो और तरतीब से जुड़े होते हैं। तो आयंस का खास रेशो या तरतीब से जुड़ना इस बात की निशानी है कि वो जब कोई चीज बनाएंगे तो उसकी बाकायदा शक्ल होगी। तो चूंकि ये एक मुख्तसर सवाल है, लिहाजा मैं इसकी ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसकी बहुत सादा हालत में आपको लिख के दे दूं। अब हम आखिरी सवाल की तरफ जाते हैं। मुख्तसर कोवलेंट कंपाउंड की खुसूसियात का जिक्र करना है हमने। ये एक मुख्तसर सवाल है, बहुत अहम मुख्तसर सवाल है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दो एटम अगर बॉन्ड बनाएं तो वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या इश्तराक करें। तो इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। यकीनन ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड के मुकाबले में ताकतवर नहीं होगा, लिहाजा इसका जो तभी खसूसियात हैं वो इतनी अच्छी नहीं होंगी जितना आयनिक कंपाउंड की हैं। तो लिहाजा मैं यहाँ लिखूंगा पहला हिस्सा या नुक्ता कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होते, क्योंकि ये इतने मजबूत मेटल्स या आयनिक कंपाउंड की तरह नहीं होते कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाए। ये ज्यादातर वैसे भी गैस की सूरत में पाए जाते हैं या माया की सूरत में। बहुत कम है जो कोवलेंट कंपाउंड जो है वो ठोस सूरत में पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का मतलब है कि इनमें से करंट गुजरना चाहिए। वैसे चूंकि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है लिहाजा इनमें से करंट नहीं गुजरता। मींस ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है तो इसमें से करंट नहीं गुजर सकता। हाँ, कुछ पोलर ऐसे हैं, कुछ पोलर कंपाउंड्स पानी में हल किए जाएं, यानी कि कुछ कोवलेंट कंपाउंड की किस्में जिन्हें पोलर कंपाउंड्स कहा जाता है। तो ये मैं कुछ काट देता हूं, मैं सिर्फ लिख देता हूं पोलर, इसको मिटा देते हैं। पोलर
कंपाउंड जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, आप पोलर कोवलेंट कंपाउंड पूरा लिखिएगा तो ज्यादा मुनासिब होगा। पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स को पानी में हल किया करें, पानी में हल करके करंट गुजारा जा सकता है। तीसरा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हल होना पसंद करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हल होना पसंद करते हैं क्योंकि ये खुद नॉन पोलर होते हैं, लिहाजा ये अपने जैसे नॉन पोलर में हल होना पसंद ये हल होना पसंद करते हैं किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अच्छा, यहां पे एक बात जो समझने वाली है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड पानी में हल हो जाते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स पानी में हल हो जाते हैं। अब ये बड़ी जरूरी बात है समझना। असल में ना पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स पानी में हल होके आयंस बनाते हैं, जिसकी वजह से करंट भी गुजर सकता है और वो पानी में हल भी हो जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादा इसलिए हल होते हैं क्योंकि अक्सर कोवलेंट कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं और बेंजीन, ईथर वगैरह में हल होना पसंद करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये सवालों के जवाब आपको समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।